नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। आइए सीखे सर्वतोभद्र चक्र अध्याय 4 में चैप्टर 4 में आज हम सीखने वाले हैं लत्ता फल के बारे में। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ग्रह जो है वो जब एक आपके बर्थ स्टार से निश्चित और निर्धारित नक्षत्र पे जब गोचर करते हैं तो लत्ता लगाते हैं। लत्ता का शाब्दिक अर्थ आपको मालूम है? लत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है किक मारना, मेलिफिक इन्फ्लुएंस डालना आपके बर्थ स्टार पे, जिससे जातक को कई बारी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, कई बारी मान सम्मान से संबंधित परेशानी होती है। लत्ता लगने की वजह से कई बारी रोगों का सामना करना पड़ता है, धन हानि, व्यापार में क्षति, राज्य भय, शत्रु भय, कार्यों में विघ्न और बाधा, ठीक है, पलायन, या यहाँ तक कि उसका सब कुछ जो है ना वो नष्ट हो जाता है। तो लत्ता जब लगे किसी भी ग्रह का, तो लत्ता जब लगे और जब वो ग्रह उस नक्षत्र से बाहर निकले, उस दौरान में आपको पूरी सावधानी रखनी होती है कि आप कोई भी संवेदनशील कार्य ना करें, किसी के साथ कोई राग द्वेष झगड़ा युद्ध जैसी स्थिति ना हो, कोई एफआईआर से संबंधित कोई केस और मुकदमा ना हो, कोई शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य न किए जा रहे हों। तो मुहूर्त में भी लत्ता का बहुत बड़ा जो है वो विचार है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लत्ता है उसके लगने से 9 के 9 ग्रह क्या फल देते हैं और इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो आपका पहला जो नक्षत्र है इसके बारे में बात करेंगे। तो चंद्रमा आपके जन्म के समय में जिस किसी राशि और जिस किसी नक्षत्र पे होता है, वो नक्षत्र से आप 3 लाइनें जो है ना वो 9 9 नक्षत्रों की बनाइए। तो 9 × 27 हो गए, 27 ही नक्षत्र होते हैं। तो ये जो संख्या है 8, ये किसी का पुष्य नक्षत्र है तो 8 हो जाएगा, किसी का अश्वनी नक्षत्र है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। किसी का 12 से शुरू होता है तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो जो भी ग्रह नक्षत्र की जो संख्या हो वो हम यहाँ पहले लिखेंगे, उससे असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हुए 9 9 नक्षत्रों की 3 लाइनें बनाएंगे। तो ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, और ये हो गई तीसरी लाइन। ठीक है ना? तो लत्ता लगाने की विधि हमने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। किसी भी जन्म नक्षत्र से जब 5वें नक्षत्र के ऊपर शुक्र का गोचर होता है, और शुक्र जब इस नक्षत्र में गोचर करता हुआ आता है और जब यहां से निकलता है, ये जो जितने दिन भी वो यहाँ पे रहेगा, और आपकी कुंडली में उतने समय के अंदर जो दशा शुक्र की चल रही है वो भी चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शुक्र की दशा ही नहीं चल रही और शुक्र जो है वो अपना लत्ता लगा रहा है, तो ऐसे में शुक्र का फल कुछ नहीं आएगा। आवश्यक क्या है कि शुक्र की दशा भी चलनी चाहिए और शुक्र अपने लत्ता नक्षत्र पे भी गोचर करनी चाहिए। जितने दिन भी मान लीजिए सूक्ष्म लॉर्ड या प्राणा लॉर्ड होके गोचर कर रहा है, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उतने ही दिन का फल आपको बोलना है। और यदि वो पुष्य नक्षत्र वाले का, जैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे वो अगर 7 दिन से 9 दिन रहता है, तो आप 7 दिन से 9 दिन तक लगातार बोले कि भाई जब तक वो यहाँ से निकल नहीं जाता, इस तारीख से इस तारीख तक आपको शुक्र से परेशानी रहेगी। वो आपको अभी बताएंगे, क्योंकि शुक्र ये जो चैप्टर है वो इसी पे है कि आप लगते का फल कैसे बताएं। इस पूरे दौरान में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है, कोई संवेदनशील कार्य नहीं करना है। तो जन्म नक्षत्र से
सातवां नक्षत्र कोई भी हो, उस पे जब मरकरी गोचर करेगा और मरकरी की दशा भी लग रही होगी, तो क्या होगा? बुरे फल प्राप्त होंगे। जन्म नक्षत्र से नवे नक्षत्र के ऊपर जब राहु या केतु गोचर कर रहे हो, तब भी ऐसा ही होगा। और जन्म नक्षत्र से 17वें नक्षत्र पे जब सूर्य गोचर करता है, तभी भी राज्य भय, धन हानि, मान सम्मान, इन सब के अंदर जो है ना, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जन्म नक्षत्र के 16वें और 18वें नक्षत्र पे यहां से गिनेंगे तो ये 9 नक्षत्र हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 और 18वें नक्षत्र पे जब कभी भी कोई दशानाथ या तो गोचर करे या उसका वेधन कर दे, उतनी देर तक आपको पैसे की हानि, कार्यों में बाधा, तकलीफ, कष्ट, ये सब जो है वो झेलने पड़ते हैं। किस प्रकार का होगा ये अभी आपको थोड़ी देर में बता। फिर तीसरे लाइन के अंदर में आप यहां पे आ जाए, तीसरी लाइन का जो तीसरा नक्षत्र है, उस पे जब शनि गोचर करता है तो लत्ता लगाता है। यहाँ पे चंद्रमा, और यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे मंगल, यानी कि तीसरी लाइन के तीसरे नक्षत्र में शनि, चौथे नक्षत्र पे चंद्रमा, पांचवें नक्षत्र के ऊपर जो है वो गुरु, और छठ जो आपके आठवें नक्षत्र के ऊपर जो है वो जब मंगल गोचर करता है, तो ये बहुत बुरे फल करता है। किस प्रकार से करेगा ये आपको बता देते हैं। अब इस पे अंदर एक ट्विस्ट है, उसको भी आप यही समझ लीजिए। देखिए, आपका लग्न कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका लग्न यहाँ पे 4 नंबर का है ना? तो पुष्य नक्षत्र वाले के लिए जो आवश्यक है कि चंद्रमा यहीं बैठे, तभी तो पुष्य नक्षत्र यहाँ आएगा, क्योंकि ठीक है। अब आप यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट समझ लीजिए कि यहाँ आप पे समझ ले कि आपका जो लग्न है वो वृश्चिक राशि का लग्न है। वृश्चिक राशि का लग्न है। तो वृश्चिक राशि में पुष्य नक्षत्र के लिए कहाँ पे चंद्रमा का बैठना होगा? तो यहाँ पे कर्क राशि आएगी, तो जहां पे कर्क राशि होगी पुष्य नक्षत्र वहीं पे होगा। तो चंद्रमा जो है वो नवम भाव में बैठा होगा। अगर आप मान लीजिए किसी का जो लग्न है, किसी का जो लग्न है वो आप सपोज कर लीजिए मकर लग्न है, 10 नंबर का। 10 नंबर का लग्न है, तो चंद्रमा फिर कहाँ पे बैठेगा? तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7वें घर के अंदर बैठेगा, तभी तो पुष्य नक्षत्र आएगा। तो आपने देखा कि चंद्रमा जहां बैठता है वही नक्षत्र होता है। और ऐसे में अगर मान लो कुंभ राशि होती तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 छठे घर के अंदर आता। तो चंद्रमा जो है वो 6th हाउस के अंदर आता, बर्थ स्टार, फिर वहां पे लगता लगता, तो जो फल होता वो अलग होता। यानी कि चंद्रमा कौन से भाव में है ये भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और चंद्रमा का जब यहाँ पे लत्ता लग रहा है, और ये शुक्र जो है वो आपके पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहा है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कहाँ होता है? ये आपका आ गया सिंह राशि, यहाँ और यहाँ। यानी सिंह राशि में हो सकता है या कन्या राशि में हो सकता है। तो अगर 4 नंबर यहाँ है तो 5 यहाँ हो सकता है और 6 यहाँ हो सकता है। यानी कि शुक्र जब यहाँ पे होगा तो लत्ता लगा सकता है। तो शुक्र का गोचर कौन से भाव में है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? शुक्र अगर किसी भाव में रहते हुए लत्ता लगा रहा है तो उस भाव जनित जो सिग्निफिकेशंस है उसका फल, और आपका चंद्रमा कौन से भाव में जा रहा है, कौन उसकी वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है उसका फल, वहां पे दोनों को मिला के आपको प्रिडिक्शन देनी होती है। तो अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठ करके लत्ता लगा रहा है ना, तो वो आपको वहां पे
कैलकुलेशन करके जो फलादेश करना है। तो अभी आपको सिंपल तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो कहाँ पे लगता लगाएगा और किस प्रकार से उसका फल होगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बोला, सूर्य का लगता लग रहा है यदि, तो सूर्य क्या फल देगा। बोला एक राजकीय ग्रह है ना। तो जब सूर्य का लगता लगता है तो राज्य से भय देगा, धन से व्यापार की हानि कराएगा, कठिनाई और मान सम्मान की हानि संभावित करेगा। चंद्रमा जो है ना वो मन का कारक होता है, तो मानसिक पीड़ा, क्षोभ, अपमान, मानहानि तथा अपयश देगा। मंगल क्रूर ग्रह है, तो मंगल के लत्ता लगने से झगड़े, मुकदमे, चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, चोरी, लूट, भय, राज्य पक्ष से परेशानी, तनाव और कलह इत्यादि की संभावना बनाएगा। बुध जो है वो अपमान करा सकता है, चोरी करा सकता है, लांछन करा सकता है ना, बहस करा सकता है, तो वाणी का कारक है। आशा के विपरीत फल, हानि, क्षोभ और विघ्न आदि का फल जो है वो बुध अपनी लत्ता में देता है। गुरु अगर लत्ता लगाए तो बड़ा ही अशुभ होता है, यहाँ पे मृत्यु संभावित होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट संभावित होता है, पारिवारिक प्रतिकूलता आ सकती है, भय रहेगा, असुरक्षा, स्थान परिवर्तन, संबंध विच्छेद यानी कि सेपरेशन आदि की संभावना बनेगी। ये जितने भी फल आपको बता रहा हूँ ये सब नैसर्गिक है। उसके बाद शुक्र का चले तो शुक्र क्या है, स्त्री कारक ग्रह है, तो चल रहे प्रयास बाधित होंगे, झगड़े और विवाद रहेंगे, शारीरिक संबंधों में मानहानि रहेगी, प्रेम प्रसंगों के अंदर जो है ना प्रतिकूल फलों का सामना करना पड़ सकता है। और शनि जो है वो अनेक प्रकार से तकलीफ देता है, परेशानियां, धन हानि, कार्यों में बाधा, अरिष्ट, है ना। और ये जो शनि का लगता है ये मृत्यु का भी कारक होता है, और ये कई बारी जो है ना वो मृत्यु भी दे देता है। अब आइए आपको दिखाएं, जब राहु और केतु का लगता लगता है तो क्या फल होता है। तो ये नाना प्रकार से अड़चन, बाधा और परेशानियां देते हैं। ये झूठे मुकदमे आदि की संभावना बनाता है, आरोप, कैद, कलह, अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या और विपत्तियों जैसे जो है ना वो जातक को बहुत पीड़ित कर देता है। तो राहु का ये जो फल हमने बताया है, सूर्य से राहु तक का या केतु तक का, ये नैसर्गिक फल कहे गए हैं। आपको जो फल कहना है वो जातक की कुंडली जब आप देख रहे हो तो उस जातक की कुंडली में सूर्य आदि ग्रहों की जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है, या अगर पराशर से कर रहे हैं तो वो षडवर्गों के माध्यम से आप ये ज्ञान प्राप्त कीजिए कि किस प्रकार से सूर्य जो है वो अशुभ फल दे सकता है। लेकिन निचोड़ ये है कि आप सूर्य आदि ग्रहों का जब लगता फल देखेंगे तो उनमें ऐसी सभी बातों का कुछ ना कुछ जो समावेश जो है वो हो मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और भी बात बताऊं आपको कि जब किसी एक ग्रह से लगता लगता है तो फल इतना बुरा नहीं होता। फल बुरा तब होता है जब दो ग्रह लगता लगा रहे हो एट ए टाइम, तीन लगा रहे हो, चार लगा रहे हो, पांच लगा रहे हो, है ना। तो एक से ज्यादा ग्रह अगर लगता लगा रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, एक ग्रह लगता लगा रहा है, उसके साथ कोई दूसरा प्लेनेट भी आ जाता है तो उसका भी इन्फ्लुएंस मिल जाता है उसके अंदर, तो किस प्रकार से फल बोलेंगे वो आप देखिए एक बार को। बोले अगर जिस दिन युद्ध हो रहा हो उस दिन किसी ग्रह का लगता लग जाए, है ना, तो दुर्घटना, शारीरिक कष्ट, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट और विशेष प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आप कोई बहस इत्यादि पे नहीं करना, कोई यात्रा न लेना, यात्रा ऐसा जो जोखिम भरा हो, है ना, बहस ऐसी जो कोर्ट कचहरी तक ले जाए, विवाद ऐसी जो कोर्ट कचहरी तक ले जाए, लेन देन जो है ना वो आपको नहीं करना होता है, ठीक है।
तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है ग्रह युद्ध, ये ग्रह युद्ध क्या है, आप इसको ठीक से समझ लीजिए, अभी बता देता हूं। आपके बर्थ स्टार के ऊपर में यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा है, प्लेनेट वन कोई है, और पूरी कुंडली में गोचर करते हुए उस पर्टिकुलर दिन के अंदर कोई भी दो ग्रह, मान लीजिए ये सैटर्न है और इसके साथ राहु है, ये जब 1 डिग्री के अंदर गोचर करने लग जाएं, उस दिन ग्रह युद्ध बोलते हैं। तो ये जो ग्रहों का युद्ध है वो जब प्लैनेटरी वॉर इसको बोलते हैं, कि जब दो ग्रह किसी भी नक्षत्र पे बिल्कुल बराबर डिग्रियों पे आ जाए, 1 डिग्री का अंतर जिसको कहते हैं उससे कम हो। जैसे मान लीजिए कि शनि जो है वो 10 डिग्री पे है, और राहु जो है वो 10 डिग्री और 2 मिनट का है, 10 डिग्री और 20 मिनट का है ना। तो 1 डिग्री से कम हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ग्रहों के अंदर जो है ना प्लैनेटरी वॉर हो गई। ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई संवेदनशील कार्य कर रहे हैं, कोई जोखिम का काम कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, वो बड़ा ही प्रतिकूल फलदायी होता है। बहुत सावधानी से करना चाहिए। साथ ही साथ उस दिन जिस दिन ग्रह युद्ध हो, उस दिन जो है ना विवाह करना, गृह प्रवेश करना, वाहन चलाना, जमानत या गारंटी लेना, पेपर पे साइन करना, ये विशेष अशुभ होता है। सूर्य की युति अगर मंगल से हो रही हो तो ऐसे समय सूर्य का लत्ता भी चले तो भारी हानि, परेशानी और पद जो है उसके छूट जाने का भय होता है। हानि, चल अचल संपत्ति की हानि, शारीरिक कष्ट की पूर्ण संभावना बनेगी। ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी सूर्य और मंगल इकट्ठे हो जाए और सूर्य का लत्ता चल रहा हो, या मंगल का लत्ता चल रहा हो और सूर्य इकट्ठा हो जाए, तो जो मंगल और सूर्य दोनों की जो फल देने की जो क्षमता है उन दोनों को मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए मंगल दुर्घटना दे रहा है और जो सूर्य है वो धन हानि दे रहा है या मान हानि दे रहा है, तो दोनों को मिला के बोलिए। शनि लत्ता लगा रहा हो और उसके साथ में राहु गोचर कर ले उसी नक्षत्र पे, तो शनि और राहु का जो फल है वो दोनों को मिला के बोल दीजिए। राहु का लत्ता लग रहा हो और शनि गोचर कर ले राहु के साथ, तो दोनों को मिला के उसका फल बोल दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप जो है ग्रहों का जो फल है वो आप बता सकते हो। तो मैंने आपको सूर्य से लेकर के राहु और केतु तक जो लगते का फल है वो आपको बता दिया। एक ग्रह जब लत्ता लगा रहा हो, उसके साथ जब कोई दूसरा ग्रह जो है वो गोचर करने लग जाए उसी नक्षत्र पे, तो दोनों ही ग्रहों को मिला के आप उसका फल बता दीजिए। जब भी कोई दो ग्रह लत्ता लगाएं तो विशेष अशुभ होता है, 3 लगाए तो सर्वाधिक अशुभ होता है, 4 और 5 में जय सिया राम। ठीक है ना। अब आपको एक और भी चीज बताते हैं कि आपको, जैसे मैंने बताया, कृत्तिका नक्षत्र से आश्लेषा तक, मघा नक्षत्र से लेकर के विशाखा तक, अनुराधा से श्रवण तक, और जो घनिष्ठा है वहां से लेकर के भरणी नक्षत्र तक, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो जब भी कोई ग्रह लगता लगा रहा हो और आपका जन्म नक्षत्र और उस दिशा में पड़ने वाला पंचशलक यदि अस्त हो सूर्य से, तो उस समय लगता लगाने वाला ग्रह इतना भयंकर प्रभावकारी होता है कि वो जातक के जीवन में भूचाल सा ला देता है। अब जैसे मान लीजिए इस चार्ट के अंदर में, जैसा मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया है पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र जो है वो कुंडली में कौन सी दिशा के अंदर स्थित होती है। इस नक्षत्र वाले का जो पुष्य नक्षत्र है ये पूरब की ओर स्थित है ना। तो जब पूरब की ओर स्थित होने वाला आपका जन्म नक्षत्र जब पूरब में सूर्य गोचर कर रहा हो, यानी कि कृत्तिका से आश्लेषा तक
कहीं पे भी यदि सूर्य गोचर कर रहा है तो वो पूरी दिशा अस्त होती है। और जिस समय आपका जन्म नक्षत्र अस्त हो, आपका पंचसलक अस्त हो, पंचसलक में क्या आया? राशि आई, नाम का अक्षर आया, स्वर आया, तिथि आई, दिवस आया, और नक्षत्र भी आया, राशि भी आई। तो जिस दिशा में भी आपके पंचसलक पड़ रहे हैं उस दिशा में यदि सूर्य गोचर कर रहा है तो वो जो आपका पंचसलक है उसको अस्त माना जाता है। और ऐसे में यदि किसी पाप ग्रह का लत्ता लग जाए, किसी पाप ग्रह से वेधन हो जाए, तो वो आपको विशेष क्षति जो है वो पहुंचाता है। तो ऐसे सभी समय को आप जो है वो बहुत सावधानी से नोट कर लीजिए, और ऐसे समय में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको परेशानी खड़ी हो। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आए किस तरीके से आपको बचाव करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो ये आपका जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। तो आपकी दिशा जो है, जब भी सूर्य कृत्तिका से लेकर के आश्लेषा तक गोचर करेगा तो ये पूरी दिशा जो पूरब की है, ईस्ट की, वो अस्त रहेगी। पूरी दिशा अस्त हो जाएगी, यानी कि कृत्तिका से लेकर के आश्लेषा तक अस्त होगा अगर सूर्य यहाँ कहीं भी गोचर कर रहा है। तो ये 3 महीने का टाइम जो है वो होता है। तो हर दिशा जो है ना वो 3 महीने के लिए सूर्य के कारण अस्त होती है। अभी सूर्य देखिए इस दिशा में आए हैं, ये उत्तर का दिशा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहां से घनिष्ठा से लेकर के भरणी तक के सारे जो पंचसलक होंगे वो अस्त होंगे। तो अब आप यहां से देखिए, ये इस टाइप से लेंगे और डायगोनल इसको करेंगे, तो यहाँ पे कोई पंचसलक तो आया नहीं, है ना। लेकिन जब कभी भी सूर्य जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे तो यहां से लेकर के यहां तक में क्या क्या अस्त होगा, दोबारा कर लेते हैं। सूर्य जब कृत्तिका में आएगा तो क्या क्या अस्त होगा? एक तो ये जो नाम का स्वर है, वॉवेल ए, वो अस्त हो जाएगा। दूसरा नक्षत्र अस्त होगा, फिर नाम का अक्षर यह अस्त होगा, और ये राशि अस्त हो जाएगी। यानी कि आप देखो, 1 2 3 और 4, यानी कि 5 में से 4 पंचसलक अस्त हो जाएंगे जब सूर्य गोचर करेगा कृत्तिका पे। यानी कि कब से कब तक आपको सावधानी रखनी होती है हर साल यहाँ पे? अब आप देखो, सूर्य कब आया? सूर्य आया है 11 मई 2025 में, ठीक है ना। तो पूरब दिशा के अंदर सूर्य जो है वो 11 मई 2025 को आया है। जैसे ही आएगा वैसे ही ये पूरी दिशा अस्त हो जाएगी। कब तक के लिए? 11 मई से 17 अगस्त तक। यानी कि आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आता है कि अगर इस दौरान 11 मई to 17 अगस्त एवरी ईयर, है ना, क्योंकि सूर्य तो निश्चित और निर्धारित समय पे आता रहता है। तो पुष्य नक्षत्र वाले जातक के लिए, या यूं कहें कि कृत्तिका नक्षत्र वाले जातक के लिए, रोहिणी नक्षत्र वाले जातक के लिए, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा वाले के लिए ये जो गोचर है वो खराब होगा, क्योंकि उस समय उनका जो नक्षत्र है वो अस्त होगा और उनकी राशि अस्त होगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये उनका नाम का अक्षर
है ना। राशि तो अस्त होगी होगी क्योंकि नक्षत्र अस्त हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो हर डायरेक्शन के अंदर जो राशि दी हुई है वो उसी डायरेक्शन में वो राशियां यहाँ भी पंचफलक में दी हुई हैं। तो जब नक्षत्र अस्त होगा तो राशि तो अस्त होगी होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तिथि अस्त हो जाए। अब जैसे इस जातक की तिथि जो है ना वो जया तिथि है, अष्टमी। तो जब तक सूर्य जो है वो यहाँ गोचर नहीं करेगा तब तक ये तिथि अस्त नहीं होगी, है ना। तो दो जगह ऐसा है जहां पे सूर्य गोचर करे, तो एक जगह पे जब ये वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में जब अनुराधा से श्रवण तक आएगा तो ये दिशा, ये जो तिथि है वो अस्त होगी। जब मघा से लेकर के विशाखा में आएगा तो ये तिथि लाजमी अस्त होगी। जब वो धनिष्ठा से लेकर के भरणी तक आएगा तो उसका रिक्ता तिथि अस्त होगी। जब पूरब में आएगा तो उसका नंदा तिथि अस्त होगी। ये यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या कभी भी अस्त नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ को ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे अगर सूर्य ने कृतिका से यहाँ तक गोचर किया तो मैक्सिमम पंच सलक जो है ना अस्त होंगे। और ऐसे में अगर किसी ग्रह ने लत्ता लगा दिया, यहाँ पे नक्षत्रों का वेद कर दिया, राशि का वेद कर दिया, नाम के अक्षर का स्वर का वेद कर दिया, जो मेलिफिक प्लैनेट है, तो कितना पीड़ा होगा, कितनी परेशानी होगी, कितना तनाव रहेगा। तो ग्रह जो है वो जब लत्ता लगाए उस समय दिशा अस्त ना हो तो बहुत अच्छा है। दिशा अस्त हुआ तो सबसे ज्यादा पीड़ा रहेगी। और जितनी देर भी वो लत्ता लगाएगा उतनी देर तक आपको प्रिडिक्ट करना है कि भाई आपको इस तारीख से इस तारीख तक जो है ना वो सावधानी रखती है। कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे आपके जीवन में परेशानी खड़ी हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको सीखने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है ना वो लिख के बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।